हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग केमिस्ट्री का मैराथन कर रहे हैं सीटेट के लिए। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 जो सीटेट में पूछा गया है। बीच में और भी हम क्वेश्चन छोड़ दिए हैं क्योंकि वो सब सीटेट में नहीं पूछा था, बस स्टेट लेवल में पूछा गया था। तो हम लोग सीटेट का ही क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि वो सेम पैटर्न का क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स और वाई ऐसे तत्व हैं जो वायु के साथ अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अतः उन्हें केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील और उसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। तो ये इसका आंसर है आपका सोडियम और पोटेशियम। तो इसको याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत अभिक्रियाशील है। इसको पानी के अंदर ये केरोसिन में भंडारित किया जाता है, हवा में रहेगा तो वो रिएक्ट करके जल जाता है। तो ये कौन सा है, सोडियम और पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है, मिलान हमको करना है। तो क्या कह रहा है, एक अधातु जो दो रूपों में पाई जाती है। तो दो रूपों में पाई जाती है वो अधातु कौन सा है, वो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अधातु है जो दो रूप में पाई जाती है। तो कार्बन का अपरूप हम लोग जानते हैं, कार्बन ग्रेफाइट और फिर ये होता है कार्बन ग्रेफाइट, और ये हीरा भी होता है, वहाँ पे डायमंड भी होता है। तो यहाँ पे तो है कार्बन, कार्बन अधातु जो है दो रूप में पाई जाती है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बी में क्या कर, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं। तो कमरे पे तापमान पे जो द्रव होते हैं वो होते हैं आपका क्या, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पे द्रव के अवस्था में पाया जाता है। सी में कह रहा है एक धातु जो पित्तल एवं कांसे का घटक है। तो ए का पित्तल एवं कांसे का घटक है। तो पित्तल अभी हम बताए थे पिताजी, तो पित्तल को याद रखना है पिताजी। मतलब पित्तल जो है वो तांबा और जस्ता से मिलकर के बना हुआ है। तो तांबा यहाँ पे किस में दिख रहा है, तो कॉपर 5 में दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है वो ये इसका पिताजी का यहाँ पे जो है ये 5 में दिख रहा है, और ये इसका हम लोग जो दिखे थे इसका हमको 4 दिखा था, और इसका 1 का जो दिखा था ये 3rd दिखा था। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, एक नॉन मेटल जो रोगाणुयुक्त में यूज करते हैं, रोगाणु मुक्त करने के लिए, जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए करते हैं। तो वो क्या होता है, क्लोरीन। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। एक अधातु जो विद्युत लेपन में यूज करते हैं, तो विद्युत लेपन में यूज करते हैं तो वो होता है जिंक। तो इसका क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे ई का 2 हो जाएगा, ठीक है, और ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 और ई का 2, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ए का 3 ई का 2। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, धातु X, धातु Y तथा धातु Z को क्रमशः उसके लवणीय विलयनों से विस्थापित करती है। धातु Y धातु W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। तो Y क्या कर रही है, W को विस्थापित कर रही है। इसका मतलब Y ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, W से, ठीक है। किंतु Z धातु W को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं करती है। तो Z नहीं विस्थापित कर पा रही है, इसका मतलब W किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Z से। तो सर्वाधिक तथा न्यूनतम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन है, Y, उसके बाद W, और सबसे कम कौन हो जाएगा, Z। तो सबसे ज़्यादा Y और सबसे कम Z और X। अच्छा X को हम लोग क्या किए जी, X का तो हम लोग बात ही नहीं किए हैं। धातु X, Y, Z धातु को क्रमशः उनके लवणीय विलयन से विस्थापित कर, धातु X, धातु Y तथा Z को, अच्छा क्वेश्चन ही अजीब लिखा है ना, ये कह रहा है धातु X, धातु Y तथा Z को धातु के क्रमशः उसके मतलब X से Y और Z को भी विस्थापित कर दे रही है। इसका मतलब X का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, लैंग्वेज अजीब लिखा है। इसका मतलब X क्या होगा, ये इंग्लिश में ठीक लिखा है, मेटल X डिस्प्लेस, ये सही लिखा। तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा X और सबसे कम क्या हो जाएगा, Z। तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पहचानिए। पहला क्या कर रहा है, एक अधात्विक स्नेहक, एक धातु जो जल से अभिक्रिया नहीं करती है किंतु भाप से अभिक्रिया करती है। एक धातु जो बेकिंग पाउडर के संघटक है। एक धातु जो पटाखे में प्रयुक्त होती है। तो 1 2 3 4 क्रमशः है। तो बताइए सारों पहचान करके देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहता है। चारों से यहाँ पे हमको पहचाना है कि क्या आंसर है। तो थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन टफ होता है, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आंसर इसका क्या दिया है, ये दिया है फास्फोरस। लास्ट वाला तो सल्फ़र होगा, ये हमको मालूम था, लेकिन ये सल्फ़र 3 ऑप्शन में दिया था। और फर्स्ट में फास्फोरस, क्या क्या फास्फोरस के अधात्विक स्नेहक है, इसको आप याद रख लीजिए। जिंक एक धातु है जो जल से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। फिर यहाँ पे सोडियम एक धातु है जो बेकिंग पाउडर का सनायक है। तो इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, नीचे दी गए कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उसके भंडारण की विधियाँ दी गई, उसके सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो सही उत्तर का मिलान करना है तो यहाँ सोडियम धातु किस में रखा जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है।
तो सोडियम धातु केरोसिन में रखा जाता है तो A का 4 होगा, तो A का 4 किस में दिख रहा है? सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको आंसर टिक आउट, कोई नहीं देखना है, एक को भी पहचान गए, काम हो गया। तो सोडियम धातु किस में रखा जाता है? केरोसिन में, मिट्टी का तेल में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में ही ऐसा दिख रहा है कि ए का क्या है? 4 है। तो आंसर टिक आउट कर देना है बिना सोचे समझे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ठीक है, देखिए एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या करा है? सोडियम और फास्फोरस दोनों को केरोसिन में रखते हैं, सोडियम फास्फोरस दोनों को जल में रखते हैं, सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को जल में संचित करते हैं। ठीक है, सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को वायु में संचित करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं? तो केरोसिन में रखते हैं, और फास्फोरस को किस में रखते हैं? जल में संचित करते हैं। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। सोडियम को केरोसिन में और फास्फोरस को जल में रखते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए हम लोग स्टेट वाला लेवल वाला क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, बस जो सीटेट में है वही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्स कोई धातु है जो द्रव अवस्था में विद्यमान होती है, तो एक्स क्या हो सकती है? तो हम लोग जानते हैं ब्रोमीन, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या पूछा था? धातु। अधातु बोलता तो ब्रोमीन होता, क्योंकि ब्रोमीन क्या है? अधातु है, और धातु यहाँ पे बोल रहा है, तो धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा मरकरी। मरकरी जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अधातु कहता तो ब्रोमीन होता आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है? तो अधातुओं के लिए सत्य है, तो ये क्या क्या है? ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये अम्लों के साथ सक्रिय रूप से अभिक्रिया करते हैं, पीटे जाने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य रूप से अधातुओं के लिए सत्य है? तो बताइए ये क्या हो सकता है? इसका आंसर, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये अम्लों के साथ सक्रिय रूप से अभिक्रिया करते हैं, पीटे जाने पर ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये सब तो हो सकता है, सत्य कौन सा है? तो ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये सत्य, बाकी सारा चीज़ अधातुओं के लिए सत्य है। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं पीटे जाने पे, जैसे सोडियम ये सब है, सॉरी सल्फर ये सब है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी धातुओं के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सही है? ये कठोर होती है, ये पानी की तुलना में कम सघन होते हैं, ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, ये विद्युत का चालन करती है। कथन सही है, तो ये विद्युत का चालन करती है। कोई भी धातु है तो उससे विद्युत का पास होता है। तो देखिए आप तीनों ऊपर नीचे ABC नहीं याद है आपको, 4 तो कन्फर्म है ना कि धातु क्या होता है? विद्युत का चालक होता है। तो आप लोग 4 पे डायरेक्ट कीजिए, 1 2 3 में कन्फ्यूजन है उसको छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान को बढ़ता क्रम दर्शाता है? मतलब पिघलने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होता है, उसका बढ़ते क्रम कौन दिखा रहा है? तो बताइए सबसे ज़्यादा कौन है यहाँ पे? पारा है, तांबा है, लोहा, एल्युमिनियम है। तो सबसे ज़्यादा पिघलाने के लिए हीट किसको चाहिए? तो लोहा को चाहिए। उसके बाद फिर क्या होगा? तांबा को। उसके बाद फिर क्या होगा? एल्युमिनियम को। और सबसे कम किसका होगा? पारा को। पारा का तो सबसे कम होगा, तो ए और सी में है पारा नीचे में, लेकिन लोहा किस में सही है? तो सी में। तो इसलिए क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। पारा सबसे कम और लोहा सबसे अधिक। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? सभी अधातुएं गैस होती है, सभी धातुएं तन नहीं होती है, सभी अधातुएं तन नहीं होती है, सभी धातुएं ठोस होती है, सभी धातुएं कठोर होती है। तो ये कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा? आप लोग सोच करके बताइए। तो इसमें क्या कह रहे हैं? सभी अधातुएं तन नहीं होती है, ये कथन क्या है? सही है। सभी अधातुएं तन नहीं होती है। ठीक है, कोई कोई अधातु क्या होता है? तन होते हैं, सभी अधातुएं तन नहीं होती है। तो ये होगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल में मात्रा के अनुसार नाइट्रोजन की उपस्थिति 78% है, ये तो सही कह रहा है। नाइट्रोजन जल के ऊर्ध्वाधर विस्थापित से एकत्रित किया जाता है। नहीं, जल से तो नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। कह रहा है उच्च वियोजन ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन रासायनिक रूप से अक्रिय है। नाइट्रोजन अक्रिय थोड़ी है, ये भी गलत है, स्टेटमेंट लग रहा है। तो 1 नंबर तो सही लग रहा है। उच्च वियोजन ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन रासायनिक रूप से अक्रिय है, केमिकली इनर्ट ड्यू टू हाई डिसोसिएटिव एनर्जी। बाहरी कक्षा में नाइट्रोजन के क्या इसमें दे रहा है रीजन? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकांश यौगिक त्रियोजी में होते हैं,
अच्छा, ये N2 के फॉर्म में पाया जाता है और N2 क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होता है, इसलिए N2 के फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए 1 और 3 सही है और 2 गलत है, तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 धातुओं को ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 3 धातु को हम लोग को क्या करना है, पहचानना है। तो इसमें से कौन कौन होगा, तो आंसर इसका दिया है बी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये आपको मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसको कहीं से निष्कर्षण करके नहीं निकाला जाता है, डायरेक्ट पाई जाती है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए धातुएं अधातुओं को मिलान उसके उपयोग से कीजिए। तो आयोडीन का उपयोग किस लिए किया जाता है, मरकरी का किस लिए किया जाता है, एल्युमिनियम का और क्लोरीन का। तो यहाँ पे क्या है, जल शोधन में किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। तो ये डी का क्या होगा, 1 होगा। तो डी का 1 सब में दिया है। फिर आयोडीन का उपयोग क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों के पैकेजिंग में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, घावों पर किया जाता है मरकरी का उपयोग और फिर एल्युमिनियम का उपयोग। तो एल्युमिनियम का उपयोग, मरकरी का उपयोग तो तापमापियों में किया जाएगा, तो बी का तो 3 होगा। तो बी का 3 किस में दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन में। तो आपको जो चीज़ आता है बस उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चारों आपको नॉलेज हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मरकरी का उपयोग तो थर्मामीटर में होता है, इसलिए क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला कह रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं, एसिडिटी, जब हम लोग को एसिडिटी हो जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एंटी एसिड। हाँ, ये प्रतिअम्ल की तरह उसको एंटी, मतलब एसिडिटी हो गया तो उसको ख़त्म करने के लिए एंटी के लिए यूज़ करते हैं। एंटी पार्टी बोलते हैं ना, वो एसिडिटी का एंटी पार्टी है। तो ये क्या होगा, एंटी पार्टी है एसिडिटी का, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधी रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी धातु होती है। जो बीटाडीन हम लोग लगाते हैं, कहीं पे जख्म हो जाता है, कट जाता है, तो बीटाडीन से पूछते हैं। तो बीटाडीन में क्या पाया जाता है, तो वो बीटाडीन में आयोडीन पाया जाता है। उसमें क्या होता है, आयोडीन का वो घोल रहता है, तो आयोडीन पाया जाता है। बताइए, नमक में भी आयोडीन होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। और यहाँ अगर नमक लगा देंगे जख्म पे तो जख्म पे नमक छिड़कना। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये तो स्टेट लेवल में पूछा हुआ है। तो CaSO4.12H2O होता है, तो ये आप याद रखिएगा, ½ चलिए अगला क्वेश्चन है, रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है, उसके लिए सबसे अच्छा पात्र कौन सा है अचार रखने के लिए, एल्युमिनियम का बर्तन, तांबा का बर्तन, पीतल का बर्तन या कांच का बर्तन। तो यहाँ पे स्टील भी नहीं है, तो क्या होगा, जो जिससे कम रिएक्शन कर सकता है उससे रख सकते हैं ताकि अचार ख़राब नहीं हो। तो क्या होगा, कांच। कांच जो है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हम लोग अचार रखते हैं ना जार में, तो ये कांच, बोजाम बोलते हैं उसको, बोजाम में रखते थे, अब तो मिलता भी नहीं है बोजाम, मतलब कांच का वो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पैट का उपयोग बोतलों और जारों के निर्माण में किया जाता है। तो बोतल और जार के निर्माण में किया जाता है तो रेयॉन का, पॉलीएमाइड का, पॉलिएस्टर का या एक्रिलिक का। तो यहाँ पे क्या होगा, पेट मतलब पॉलिएस्टर, तो ये क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा बोल रहा है कि प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुण क्या है। तो ये टिकाऊ होता है, हम लोग पॉलीथीन खोजते हैं कहीं भी जाते हैं तो। फिर दूसरा ये क्या होता है, हम लोग झोला क्यों नहीं टांगते हैं, क्योंकि वो भारी हो जाता है, जगह ज़्यादा लेता है। और ये क्या होगा, वजन में हल्का होता है और अनअभिक्रियाशील होता है। इसमें कोई भी सामान हम रखेंगे तो उससे वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो ये होगा विद्युत का सुचालक वाला तो होगा नहीं, उष्मा का सुचालक ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, टिकाऊ है, वजन में हल्का है और अनअभिक्रियाशील है। तो ये आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को छाटिए। तो क्या कर रहा है, बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन दे रहा है, बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब चलिए सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये 10th क्लास में पढ़ना है तो उससे क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। तो सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है, कोक। कोक जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, सर्वाधिक शुद्ध रूप है कार्बन का।
अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कॉलम को उसको क्या करना है, मिलान करना है। तो एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये बताइए कौन आपको मालूम है। तो एसिटिक अम्ल किस में होगा, तो ये क्या है, सिरका होगा। फिर लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल तो किस में पाया जाएगा, तो ये तो दही में पाया जाएगा। तो लैक्टिक अम्ल हम लोग को मालूम है दही में पाया जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल है, फिर साइट्रिक अम्ल है। तो साइट्रिक अम्ल है, तो यहाँ पे आंसर क्या दिया है, डी आपका आंसर दिया है। तो डी में क्या, 1/4 है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाएगा, तो सिरका में पाया जाएगा एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो किस में पाया जाएगा, तो पालक में पाया जाएगा। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा, तो ये नींबू में पाया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर रहा है, ब्लू टू रेड, तो बड़ा वो एसिड हो जाएगा। तो X की क्या पहचान है, तो वो क्या हो रहा है कि वो एसिड बना रहा है, और वो एक तत्व X से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना रहा है, वो एसिड बना रहा है। तो वो क्या होगा, एसिड अगर वो बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है और नीले को लाल कर देता है। तो यहाँ पे तत्व X ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर एलिमेंट सिर्फ बोल रहा है, तो यहाँ पे तो सल्फर भी होना चाहिए। यहाँ पे धातु या धातु तो नहीं लिखा, सिर्फ तत्व लिखा है। और लेकिन धातु के ऑक्साइड है, अम्ल होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षार होते हैं। यहाँ तो सल्फ़र ही होना चाहिए, तो सल्फ़र होगा आंसर। ये वही तो, ये आंसर गलत दिया, सोडियम आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सल्फ़र होगा, क्योंकि सल्फ़र ही क्या करता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये सल्फ़र आंसर होगा। ये आंसर गलत दिया, ये नहीं होगा आंसर, ये सल्फ़र आंसर होगा। ये देखिए सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। इस पर हम क्वेश्चन, ये पिछले टॉपिक का है जो हम लोग एसिड और बेस ये सब का जो पहचान वाला किए थे, उससे ये क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे दिया है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे पहला एक कॉलम बना है इधर एसिड का, ये जो है वो एसिड के बारे में, और ये किसके बारे में है, बेस में है। अब एसिड को में हम किस चीज़ को डालें तो वो क्या हो रहा है, नो चेंज हो रहा है। तो नो चेंज हो रहा है मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा में यहाँ पे क्या हो रहा है, रंगहीन रह जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, लाल हो जा रहा है। फिर ये डार्क गुलाबी हो रहा है, गहरा गुलाबी हो रहा है। तो बताइए अगर वो लाल हो रहा है तो लाल किसको करेगा, तो ये लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड जो है वो ब्लू से रेड कर देता है। तो इसका मतलब सी में क्या होगा, लिटमस पेपर। अब सी में लिटमस पेपर होगा तो सी में यहाँ पे देखिए कि लिटमस पेपर किस किस ऑप्शन में दे रहा है। तो यहाँ पे नीला लिटमस पेपर देना चाहिए सी में ऑप्शन। तो सी में नीला लिटमस पेपर दे रहा है आपका ए और बी में, ऑप्शन ए और बी में नीला लिटमस पेपर दे रहा है। तो एसिड क्या करता है, एसिड जो है वो ब्लू को रेड में, एसिड अम्ल जो है वो क्या करता है, ब्लू को रेड में, और क्षार जो है वो रेड को ब्लू में। तो ब्लू को रेड में बदल देता है, तो इसका मतलब ये लाल में बदल रहा है, तो लाल रंग दे रहा है। इसका मतलब लिटमस पेपर कैसा होगा, ब्लू होगा। तो सी में क्या होगा, नीला लिटमस पेपर, ये आंसर होना चाहिए। तो नीला लिटमस पेपर वाला ए और बी में ये आंसर। तो डी दे रहा है, ये तो गलत दे रहा है, डी आंसर नहीं होगा, ये गलत दे रहा है आंसर। तो नीला लिटमस पेपर वाला आंसर होगा। तो ए और बी में से ही कोई होगा। और पहला में क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कोई परिवर्तन किस में नहीं होता है, तो फेनोल्फ्थेलीन, और ये चाइना रोज है, और ये टर्मरिक है, और चाइना रोज है, फिर फेनोल्फ्थेलीन है, और फिर ये है गहरा गुलाबी। गहरा गुलाबी जो है अम्ल जो है वो कोई रंग का परिवर्तन नहीं करता है फेनोल्फ्थेलीन में, रंगहीन रह जाता है फेनोल्फ्थेलीन में। बड़ा अजीब ये क्वेश्चन दिया है। हल्दी कोई परिवर्तन नहीं, और लाल और भूरा रंग का हो जाता है। फेनोल्फ्थेलीन रंगहीन होता है। लाल लिटमस, तो अम्ल में रंग परिवर्तन लाल, क्षारीय में रंग परिवर्तन नीला। ये इसमें हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, ये थोड़ा अजीब कर रहा है। चलिए उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसमें ये कुछ गलत दिया आंसर है और सही से वो बता भी नहीं रहा है। कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है।
इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो यह तत्व है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो रेड को क्या कर रहा है, ब्लू कर रहा है। तो रेड को ब्लू कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, बेस होगा। तो रेड को ब्लू कर रहा है वो बेस होगा, मतलब वो क्षार होगा। तो क्षार होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये सल्फ़र तो नहीं होगा, मैग्नीशियम भी नहीं होगा, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है तो ये होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम आंसर होगा क्योंकि उसको बेस बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पदार्थ एम को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान मतलब जार, गैस के जार में रखकर ढक दिया गया। ठीक है, गैस का जार है उसमें रखकर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी जार में डाला गया, जार में थोड़ा सा पानी डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। ठीक है, तो कागज़ का रंग लाल हो गया। तो ब्लू से क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। तो ब्लू से रेड हो रहा है तो इसका मतलब वो एसिड होगा। ठीक है, ब्लू से रेड हो रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो ब्लू से रेड हो रहा है तो वो एसिड होगा। तो निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो ब्लू से एसिड हो रहा है तो कौन सा होगा, तो यहाँ पे एसिड कौन बनाता है जल के साथ, तो सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र। ये क्या होगा, डी आंसर यहाँ होगा। सल्फ़र हम लोग H2SO4 जानते हैं कि ये क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीटेट में भी पूछा और यूपी टेट में पूछा हुआ है। तो चींटी के डंक निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो ये क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो ये ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ये फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी जो डंक मारता है तो फॉर्मिक अम्ल, और उसमें हम लोग क्या होता है, खाने वाला सोडा लगा देते हैं तो वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में, आंवला में, कच्चे आमों में और अंगूरों में। तो इसमें सी आंसर दिया है, सी और डी, कच्चे आमों में और अंगूरों में। तो कच्चे आम और अंगूरे दोनों में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका देखिए लिस्ट दिया हुआ है, एसिटिक अम्ल सिलिका में, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू में और संतरा नींबू इस में, और एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में, और टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाया जाता है। अगला है, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभव क्षेत्र वे हैं जहां तापीय विद्युत संयंत्र हैं जो भूपर्पट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर है, जो तटीय क्षेत्रों के निकट है, जो कोयले की खानें हैं। तो जहां पे तप्त स्थल उसके ऊपर है तो वहां पे भूतापीय का ज़्यादा यूज होगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, जो भूपर्पट्टी में तप्त स्थलों के ऊपर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ ए और बी में दिया गया है, उसको मिलाना है। कोक का उपयोग किस लिए होता है, कोल तार का उपयोग किस लिए होता है, खुशबू विस्फोटक में प्रयोग, उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग, फिर यहाँ क्या दिया है, कोल गैस, और फिर क्या दिया है, बिटुमीन। तो सड़कों पर परत बिछाने में क्या होता है, कोल तार का उपयोग किया जाता है। तो कोल तार यहाँ पे बी है, तो बी का क्या आंसर होगा, तो बी का आंसर होगा 3। बी का 3 किस में दे रहा है, सी और डी में। तो सी और डी में से ही कौन होगा। अब यहाँ पर कोल गैस है और फिर यहाँ पे है बिटुमीन है। तो कोल गैस और बिटुमीन ये सब दिख रहा है। तो यहाँ पे और भी कोई कॉमन दिख रहा है क्या, ये दोनों ऑप्शन में। ये दोनों ऑप्शन में देखिए कॉमन कहाँ पे और दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है ये दोनों ऑप्शन में। अब यहाँ पे बी का तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है आंसर कोल तार है, कोक का उपयोग है, विस्फोटक में किसका उपयोग किया जाता है, कोल गैस का है। तो ये आंसर यहाँ पे दिया है बी का 3। तो आंसर अजीब दिया है। कोक का उपयोग क्या किया जाता है, स्टील के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, कोल तार का उपयोग विस्फोटक में किया जाता है, और अच्छा बिटुमीन का उपयोग सड़कों की परत बिछाने में, और इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि बिटुमीन का उपयोग सड़क पर परत बिछाने में किया जाता है, कोल गैस का ईंधन के रूप में किया जाता है, कोल तार का विस्फोटक में किया जाता है, कोक का स्टील निर्माण में किया जाता है। निम्न में से कौन सा 3 पेट्रो रसायन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले समूह के, मतलब जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है वो कह रहा है। तो पहला में कह रहा है डीजल, किरोसिन और रेयॉन। तो रेयॉन तो नहीं होगा। पेट्रोल, डीजल और कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा नहीं होगा। स्नेहक तेल, पॉलिस्टर और बिटुमेन, ये हो सकता है। और डी में क्या कहता है, डिटर्जेंट। बताइए हम लोग सरफ बनाएंगे पेट्रोल से, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम पैटर्न का है, जो 2022 में पूछा उसी पैटर्न का क्वेश्चन फिर 2021 में पूछा है। पेट्रोलियम के अवयवों और पदार्थ से प्राप्त उत्पादों के समूह को पहचानिए। तो पहला में क्या कर रहा है, डीजल, पेट्रोल और रेयॉन। तो रेयॉन बोला तो ये खत्म हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम और बिटुमिन, हाँ ये होगा।
इसमें क्या कास्टिक सोडा बोला ख़त्म हो गया, पैराफिन इसमें रेयॉन बोला ख़त्म हो गया, तो इसलिए क्या होगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसमें कह रहा है घरेलू ईंधन के रूप में नीचे दिए गए तैलका का अध्ययन कीजिए, इसमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। तो जो भी घरेलू ईंधन होना चाहिए उसका ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए या निम्न होना चाहिए। अवस्था क्या होना चाहिए, जो भी हम लोग यूज़ करेंगे वो ठोस अवस्था होना चाहिए, गैस अवस्था होना चाहिए या द्रव अवस्था होना चाहिए। तो बताइए ईंधन जो हम लोग खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं घर में, तो गैस सबसे अच्छा होता है, एलपीजी गैस हम लोग यूज़ करते हैं। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन में ही से कोई होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ज्वलन ताप हाई होना चाहिए या फिर मॉडरेट होना चाहिए। तो ज्वलन ताप भी क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। उसमें ये मान भी क्या होना चाहिए, क्योंकि घर में यूज करना है, कहीं बाहर नहीं यूज करना है, किसी चीज़ को पिघलाने में यूज नहीं करना है। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये सही होगा। एक आंसर क्या है, सी है। तो ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ सी देखें और यहाँ हम लोग सी में मार दिया, और यहाँ सी में क्या है, ए है, इसलिए ये गलती मत कीजिएगा, बहुत बार ऐसा गलती हो जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने खाना पकाने के ईंधन में एक्स खरीदा, ईंधन के रूप में एक्स का उपयोग करने के लिए कौन सा गुण होने चाहिए। आप लोग सब खाना बनाती होगी, तो यहाँ पे एक्स का क्या होना चाहिए, तो ये सस्ता और निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए। तो निम्न ज्वलन ताप तो नहीं होना चाहिए, उच्च कैलोरी मान और निम्न ज्वलन ताप होना चाहिए, फिर निम्न कैलोरी मान और निरावासी होना चाहिए, मध्यम ज्वलन ताप और सस्ता होना चाहिए। ये डी हमको सही लग रहा है, तो डी तो सही है, और डी वाला के साथ कौन सही है, तो सी सही है, मध्यम कैलोरी मान और निराविष होना चाहिए, नॉन टॉक्सिस होना चाहिए। हाँ, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, सी और डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है। तो ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है, तो किलो जूल प्रति केजी। तो ये क्या होगा, किलो जूल प्रति केजी, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का युगल है जो समाप्त हो सकता है। तो कोयला, मृदा, अब ये क्या है, मृदा, फिर यहाँ पे क्या कहा है, पेट्रोलियम तथा जल, मिट्टी तो ख़त्म नहीं होगा, पेट्रोलियम तथा जल, खनिज एवं वन्य जीव, फिर प्राकृतिक गैस तथा सूर्य का प्रकाश। समाप्त होने वाले तो ये डी तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, पेट्रोलियम और जल भी ख़त्म नहीं होगा, खनिज एवं वन्य जीव। हाँ, तो यहाँ पे जल भी नहीं ख़त्म होगा, मृदा भी नहीं ख़त्म होगा, सूर्य का प्रकाश भी नहीं ख़त्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, खनिज और वन्य जीव होगा। जंगल कट जाएगा तो वन्य का जीव समाप्त हो सकता है, तो खनिज और वन्य जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनता है। जब ये सब एलपीजी या सीएनजी को हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है जलने के बाद, तो वहाँ पे क्या होता है, पूर्ण दहन, दोनों गैसों का पूर्ण दहन करने पर CO2 और H2O बनता है। तो यहाँ पे CO2 और H2O बनता है, तो ये नंबर ऑप्शन होगा। पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं क्या, CO2 और H2O, तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा अधिक किसका होगा, तो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है ईंधन, उसका ऊष्मीय मान क्या है, सबसे अधिक होता है, क्योंकि सूर्य के पास क्या होता है, हाइड्रोजन का ही संलयन होता है ना, तो हाइड्रोजन का संलयन होकर के सूर्य का एनर्जी निकलता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उपयोग होने वाले किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होती है। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एलपीजी का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो एलपीजी का ऊष्मीय मान क्या होता है, अधिकतम होती है। अधिकतम नहीं, जो हम लोग यूज करते हैं उसमें ये अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधनों के ऊष्मीय मान को समानता नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किलो जूल पर केजी। तो किलो जूल पर केजी किस में है, डी में कह रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। तो बताइए, मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन, मोम और बिटुमीन गैस। बिटुमीन, तो बिटुमीन तो है, यहाँ पे है, पैराफिन, मोम भी है, मिट्टी का तेल। यहाँ पे जो है पेट्रोलियम से कौन नहीं बनाया जाता है, तो सीएनजी। ये सीएनजी जो गैस है वो पेट्रोलियम से, लिक्विड पेट्रोलियम है। एलपीजी बनाया जाता है, ये ये क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस्ड करके ये भरा जाता है सीएनजी। तो ये क्या होगा, बी नंबर क्या है, ये बी नंबर जो है पेट्रोल से नहीं बनाया जाता है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो इसमें भी बताइए कौन नहीं है। तो कोक नहीं होगा, ये कोयला का है, ये पेट्रोलियम का नहीं, कोयला का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उन जोड़ों को पहचानिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। मतलब कि वो क्या होता है,
प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं, लौ उत्पन्न करते हैं। तो ये कौन कौन है? तो कपूर है, हम लोग कपूर से आरती दिखाते हैं कि नहीं, तो कपूर जलता है तो दिया के जैसा थोड़ा सा जलता है। फिर क्या है? मैग्नीशियम है। फिर कपूर और कोयला है, कोयला तो धुआं देता है। मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल डायरेक्ट हम लोग नहीं, वो तो बत्ती के साथ जलाते हैं तब ना होगा। फिर मिट्टी का तेल और चारकोल, तो वो नहीं होगा। कोयला चारकोल सब एक ही चीज़ है। तो ये कोयला वाला जो भी ऑप्शन है, तो ए बी सी और डी, तो बी सी डी तीनों में क्या है? कोयला दे दिया है। तो बी सी डी तीनों में कोयला दे दिया है, तो ये नहीं होगा। तो ये नंबर ऑप्शन होगा कपूर और मैग्नीशियम का फीता। मैग्नीशियम का फीता होता है, उसको हम लोग जलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसान ने देखा कि फलियों के बीज को उसके अगले मौसम में बोए जाने के लिए रखे हैं, उसमें कीड़ा लग गया है। आप स्वस्थ बीजों को संक्रमित बीजों से अलग करने के लिए कौन सी विधि, मतलब गेहूँ मान लीजिए कि आप बुनने के लिए रखें, गेहूँ भून गया है, अब उसको क्या करेंगे? आप उसको अलग करने के लिए क्या करेंगे? तो उसको पानी में डाल देंगे, गेहूँ को जो घुन लगा हुआ है वो क्या होगा? ऊपर छला जाएगा। तो पुटिंग इन वाटर, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है? कितना आसान क्वेश्चन पूछा है सीटेट 2021 में, बताइए। अब जो हम लोग खुद खेती करते हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को देख के छोड़ दीजिएगा कि क्या कह रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, कोई रटने वाला नहीं पूछता, आप कर सकते हैं सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिलान करना है। तो आघातवर्ध कौन है? उच्च गलनांक वाला कौन है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक कौन है? प्रबल कौन है? उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक किसका है? तो यहाँ पे उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक किस में होता है? तो ये तो थर्मामीटर में होता है। फिर क्या होता है? सेतु निर्माण में उपयोग किया जाता है। कौन? आघातवर्ध जो होगा उसका सेतु निर्माण में होगा। सेल में इलेक्ट्रोडों के रूप में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का तो आंसर हो जाएगा, ए का आंसर 2 होगा। ए का आंसर 2, तो ए का आंसर 2 तो कहीं नहीं दिया है जी। ए का आंसर 4 दिया है, 5 दिया है या 3 दिया है? ए का आंसर 4, 5 और 3। तो भोज पदार्थों के लपेटने में उपयोग किया जाता है। आघातवर्ध जो होता है भोज पदार्थों के लपेटने में उपयोग, जैसे एल्युमिनियम का फ्यूल का हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसका उपयोग करते हैं। तो ये होगा उच्च गलनांक तापन तंतु में। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोड के निर्माण में। प्रबल क्या होता है? प्रबल का उपयोग जो स्ट्रांग होता है ये थर्मामीटर के निर्माण में, तो इसका आप देख लेते हैं। ये भी सीटेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कॉपर प्लेट को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाता है, इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ क्या होता है? तो कॉपर का ऑक्साइड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉपर, तो यहाँ पे आंसर दे रहा है डी, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर का कार्बोनेट। तो ये क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा, कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। सल्फर तो है नहीं, क्योंकि वायु में क्या होता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कार्बन सल्फेट कहाँ से बनेगा? SO4 तो होगा नहीं यहाँ पे। तो ये सल्फेट वाला ऑप्शन ए बी सी है, तो वो हट गया। वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए इनमें से कौन सी युक्ति सर्वथा उपयुक्त है? वायु की दी गई मात्रा के दाब तथा आयतन के मध्य संबंध दर्शाने के लिए कौन सी युक्ति सर्वथा उपयुक्त है? एक गुब्बारे से फूलना, एक किसी सिरिंज का पिस्टन अंदर धकेलना, फुटबॉल को फुलाना, कुछ सेकंडों के लिए अपनी सांस रोकना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पिस्टन को अंदर ढकेलना। पिस्टन को अंदर ढकेलते हैं तो वायु वहाँ पे क्या होता है? आयतन उसका घटता है, तो प्रेशर दाब उसका क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि वायु पीछे रहता है, वो उससे क्या होता है? प्रेशर करता है। देखते हैं हम लोग सिरिंज लगाते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि वो लिक्विड के पास जा कर के धक्का देना शुरू करता है, लिक्विड से पीछे ही रहता है, फिर भी वो धक्का देते रहता है। तो वो क्या होता है? वायु वहाँ पे क्या होता है? उस सिरिंज में देखिए यहाँ पे लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, और ये जो रबर है यहीं तक आकर के इसको धक्का देना शुरू कर देता है, उसके नज़दीक नहीं भी जाता है तो भी धक्का होने लगता है। तो ये क्या होता है? ये बी आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट है, परीक्षा के रूप में सिरके का प्रयोग बहुत ही खाद्य पदार्थों का में किया जाता है, मतलब खाना को सही रखना है, जैसे हम लोग प्याज में सिरका लगा देते हैं, तो इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये खाद्य पदार्थों के वातावरण में उत्सर्जित वायु के संपर्क में आने से रोकता है। ये माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। ये नमी को कम कर देता है। क्या होता है? प्याज में हम लोग सिरका मिला देते हैं तो क्या होता है? खट्टा खट्टा जैसा लगता है ना, तो ये भी अम्लीय बना देते हैं, जिससे ये जीवाणु मतलब वो बदबू उसमें नहीं आता है। ऐसे प्याज में क्या आएगा? कटा हुआ देर तक रखेंगे तो बदबू आ जाएगा उसमें, और सिरका लगा के रखते हैं तो बदबू नहीं आता है। अगला देखिए 332, मैग्नीशियम वायु में जलकर ए बनाता है, ए को जल में घोलकर विलयन बी बनाया जाता है, ए है और बी की क्या प्रकृति है? तो मैग्नीशियम वायु में जलकर ए बनाता है,
ए को जल में घोलकर विलयन बी बनाया जाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, फिर मैग्नीशियम जब जल में घोला जाएगा तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या होगा, ए क्या होगा, तो ए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, अभी क्या होगा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी क्या है क्षारीय। अगला है नेपथलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगे या अन्य कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है, इससे प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, तो कोल तार से प्राप्त होते हैं। नेपथलीन जो किया जाता है कोल तार से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भोजन के नमूने में प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए डाला जाता है, तो उसमें क्या डाला जाता है, तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। तो ये भी होगा, प्रोटीन की उपस्थिति को जांचने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा हम लोग डालते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बताया, किसी भोजन के नमूने में कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा का विलयन डालने पर यदि नमूना बैंगनी रंग का हो जाता है तो यह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। इससे पता चलता है उसमें प्रोटीन है। तो आप लोग भी करके देख सकते हैं, कास्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट डालने से आप पता कर सकते हैं। कास्टिक सोडा वो सरफ हो गया, तो सोडा को भी डाल करके आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर वो बैंगनी हो गया तो है उसमें प्रोटीन। देखिए ये भी सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, विटामिन ए बी सी और डी और आयरन दिया है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी से क्या होता है, और आयरन की कमी से कौन सा होता है। तो यहाँ पे घींघा रोग, तो घींघा तो आयोडीन की कमी से होता है। तो आयरन आयोडीन आयरन, तो डी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डी का 1, तो यहाँ पे फिर डी का 2 अरक्तता एनीमिया, हाँ आयोडीन रहता तो घींघा होता है, यहाँ पे क्या होता है एनीमिया, हाँ एनीमिया जो होता है वो होता है एनीमिया, वो क्या किस होता है, लोहा की कमी से होता है। तो डी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बी और सी हमको देखना है, तो बी यहाँ और सी यहाँ पे है, तो सी के कारण स्कर्वी और ये ठीक है बेरी बेरी रोग भी होता है, विटामिन सी। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन दिया है, तो सी के कारण 3 होगा स्कर्वी रोग। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन है ना, ए का 4 बी का 5, बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन बी के कारण कौन सा होगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, और इसके कारण फिर क्या होगा, ये बेरी बेरी रोग हो जाएगा। और फिर यहाँ पे दिया है आपका बी नंबर ऑप्शन दिया है ना, तो ए का 4 दिया है, ए का यहाँ पे 4 दिया है, ये रिकेट्स, ये हाँ ए की कमी से क्या होगा, आँख का रतौंधी होता है, दृष्टिहीनता हो जाएगा। ठीक है, बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, तो सी के कमी से आपका हो जाएगा यहाँ पे स्कर्वी रोग हो जाएगा, और डी यहाँ एनीमिया हो जाएगा। तो मतलब सी एकदम सीधा सीधी है, सी का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन है एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय है तथा त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है, एक्स और वाई को पहचानिए। ठीक है, तो एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय है तथा त्वचा और आँख को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो त्वचा और आँख को स्वस्थ रखने में क्या होता है, विटामिन ए होता है। तो ये तो श्योर है कि विटामिन ए होगा पहला। और वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है जो इस विटामिन की प्रचुरता है, तो जिसमें प्रचुरता होता है। ठीक है, और वाई ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता है। तो विटामिन ए की प्रचुरता किस में होता है, नींबू वाला में तो होगा नहीं, दूध में भी नहीं होगा, तो पीले फल में। तो ये क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ का भंडारण एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं हो सकता है। मर्तबान क्या होता है जी, एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं हो सकता है। तो दूध का है, आंवला का अचार का है, पके हुए चावल का है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंवला का अचार का हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सी होगा आंसर, आंवला का अचार। इसको एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस का हानिकारक उत्पाद मुक्त करता है जो अचार को ख़राब कर देता है। चलिए बहुत अच्छा। एल्युमिनियम के बाद कौन सा गुणधर्म है जिसे खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए फॉइल या पन्नी बनाने के लिए उपयोग है। एल्युमिनियम फॉइल में हम लोग रोटी क्या करते हैं, तो ये क्या होता है, उष्मा का मतलब गर्म हम लोग को रखते हैं ना, तो ये गर्म रखता है यहाँ पे। ठीक है, यह खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यह बहुत आघातवर्धीय होता है। हाँ, ये जो होता है बहुत आघातवर्धीय होता है, ये मतलब क्या होता है, फैलता है।
तो फैलता है तो वो क्या होता है, वो उसको ये नहीं कर सकता है। तो ये सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, ये बहुत आघात वर्ध होता है, ये फटता नहीं है जल्दी। चलिए अब जीव विज्ञान आ गया, तो हमने पूरा केमिस्ट्री आपका करवा दिया है। तो आप लोग प्लीज़ आधा घंटा 1 घंटा और एक्स्ट्रा टाइम दे दें और इस वीडियो को देख लें, मेरा सारा वीडियो को। तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री इससे ज़्यादा आगे कहीं नहीं आएगा, आपका इससे हो जाएगा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री। आप सीटेट पेपर 2 ज़रूर क्वालिफाई कर जाइएगा, अगर मेरा सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और दूसरे को भी, क्योंकि आगे नेक्स्ट सीटेट के लिए भी आपको ये वीडियो बहुत काम देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय बाय, टाटा।